दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ द्वीप बताए गए थे और दूसरी तरफ स्थान बताए गए थे। पहला था माजुली, जिसके सामने लिखा था पश्चिम बंगाल। दूसरा था मुनरो, जिसके सामने लिखा था उड़ीसा। तीसरा था अगाती और इसके सामने लिखा गया था लक्षद्वीप। और चौथा था स्वराज द्वीप, जिसके सामने अंडमान और निकोबार लिखा गया था। उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं, ये आपको बताना था। आपके सामने ऑप्शन थे, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 या फिर ऑप्शन डी सभी 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 युग्म ही सुमेलित है। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपना सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब इस प्रश्न से रिलेटेड आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में मिशन लाइफ के तहत स्कूबा गोताखोरों ने लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के अगाती द्वीप के प्रवाल भित्तियों में समुद्र तल की सफाई और जागरूकता अभियान चलाया। इसलिए युग्म 3 सुमेलित है। प्रश्न में दिए गए अन्य द्वीपों की बात करें तो माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है, जो 2016 में जिला बनने वाला भारत का पहला द्वीप बना था। इसलिए युग्म 1 सुमेलित नहीं है। जबकि मुनरो द्वीप केरल के कोल्लम जिले में अष्टमुडी झील और कल्लादा नदी के संगम पर स्थित 8 द्वीपों का एक नेटवर्क है। इसलिए युग्म 2 सुमेलित नहीं है। वहीं स्वराज द्वीप यानी हैवलॉक द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भीतर ग्रेट अंडमान के पूर्व में रीची द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है। इसलिए युग्म 4 सुमेलित है। इस तरह केवल 2 युग्म ही सुमेलित है। इस तरह विकल्प बी सही होगा, यानी कि केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, गोबर के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जल शक्ति मंत्रालय। चलिए एक्सप्लेनेशन सारी की बात को समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया, इसलिए विकल्प सी सही है। बता दें कि गोवर्धन का पूरा नाम गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन है। ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य गांवों में गोबर सहित जैव अपशिष्ट के मौजूदा मुद्दों का प्रबंधन करना और इन्हें बायोगैस एवं जैविक खाद में परिवर्तित करना है, ताकि ग्रामीण परिवारों को आर्थिक लाभ प्रदान करके उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके। ये पहल सतत आर्थिक विकास और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु बायोगैस, संपीड़ित बायोगैस यानी सीबीजी, जैव संपीड़ित प्राकृतिक गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, शुष्कीकरण सहिष्णु संवहनी पौधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि अपनी जल सामग्री के 95% के नुकसान से बचने में सक्षम है। कथन 2 है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रॉक आउटक्रॉप्स के प्रमुख निवासी हैं। और कथन 3 है ये भारत में पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3 कथन सही हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक हालिया अध्ययन में पश्चिम घाट में 62 शुष्कीकरण सहिष्णु संवहनी पौधों की प्रजातियों की पहचान की गई है, इसलिए कथन 3 सही है। यह अध्ययन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी के एक स्वायत्त संस्थान आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी ARI पुणे के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। बता दें कि शुष्कीकरण सहिष्णु पौधे अत्यधिक निर्जलीकरण का सामना करने में सक्षम हैं, चाहे उनकी जल सामग्री का 95% तक नुकसान हो चुका हो। इसलिए कथन 1 सही है। फिर से जल उपलब्ध होने पर वे खुद को पुनर्जीवित कर सकते हैं। यह अनूठी क्षमता उन्हें कठोर शुष्क वातावरण में जीवित रहने की अनुमति देती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये रॉक आउटक्रॉप्स के प्रमुख निवासी हैं, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं, इसलिए विकल्प सी सही है, यानी प्रश्न का सही उत्तर हुआ सभी 3 कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फॉर्मेशन वाटर के संबंध में सही है? आपके ऑप्शन है ये उस जल को संदर्भित करता है जो तेल और गैस रिजर्वायर जैसे भूमिगत संरचनाओं के भीतर स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। उत्पादन और दबाव बढ़ाने के लिए इसे तेल के कुओं में कृत्रिम रूप से इंजेक्ट किया जाता है। ये शैल गैस निष्कर्षण में हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग की प्रक्रिया के दौरान बनने वाले जल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है, या फिर
यह पूरी तरह से मीठे पानी के स्रोतों से निर्मित है जिसमें कोई घुलित खनिज या लवण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। ये उस जल को संदर्भित करता है जो तेल और गैस रिजर्वायर जैसे भूमिगत संरचनाओं के भीतर स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। आइए एक्सप्लेनेशन देखें। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IASST के वैज्ञानिकों ने फॉर्मेशन वाटर के कुशल उपयोग के लिए प्लांट बेस्ड बायोमटेरियल, बायोसर्फेक्टेंट और NPK उर्वरक को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया है। बता दें कि फॉर्मेशन वाटर तेल और गैस निष्कर्षण के लिए ड्रिलिंग प्रक्रिया से पहले ही चट्टान में स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है, इसलिए विकल्प ए सही है। फॉर्मेशन वाटर में फ्री ऑयल, डिस्पर्स ऑयल और पाइसीकृत तेल के साथ ग्रीस पाया जाता है। इसके भौतिक गुणों में मुख्य रूप से घनत्व, चिपचिपाहट और संपीड़ितता शामिल है। इसमें विभिन्न घुलनशील अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक भी होते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी यह उस जल को संदर्भित करता है जो तेल और गैस रिजर्वायर जैसे भूमिगत संरचनाओं के भीतर स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। अगला प्रश्न है C+C5 समिट 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है चेंगडू, शियोन, बीजिंग या फिर ग्वांगझो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, शियोन। हाल ही में चीन ने शियोन शहर में C+C5 समिट की मेजबानी की, इसलिए विकल्प भी सही है। इस समिट में 5 मध्य एशियाई देशों अर्थात कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं की भागीदारी देखी गई। 6 देशों ने संयुक्त रूप से शियोन घोषणा पर हस्ताक्षर किए और चीन मध्य एशिया संबंधों के भविष्य के विकास हेतु एक खाका जारी किया। इसी के साथ चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन तंत्र का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया, जो इन देशों के बीच भविष्य के द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन का मार्ग प्रशस्त करता है। आपको बता दें, अगला शिखर सम्मेलन 2025 में कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, शियान। अगला प्रश्न है भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है ये भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। कथन 2 है इसका मुख्यालय मुंबई में है। और कथन 3 है ये केवल उत्पाद प्रमाणन और हॉलमार्किंग करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने आयुष से संबंधित 31 भारतीय मानकों को अधिसूचित किया है। इसमें 30 जड़ी बूटियां और एक उत्पाद यानी स्टेनलेस स्टील नेटी पॉट शामिल है। आपको बता दें कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS भारत का एक राष्ट्रीय मानक निकाय है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसका उद्देश्य एक और जहां उद्योग की वृद्धि एवं विकास के लिए मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण पर जोर देना है, तो वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करना है। इसकी गतिविधियों को मोटे तौर पर मानक निर्माण, उत्पाद प्रमाणन, हॉलमार्किंग, प्रयोगशाला सेवाओं, प्रशिक्षण सेवाओं, उपभोक्ता मामलों और प्रचार आदि में समूहीकृत किया जा सकता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार केवल एक कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है मिशन वात्सल्य किस मंत्रालय या संस्थान की एक पहल है? आपके ऑप्शन है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान यानी NIPCCD के मोहाली क्षेत्रीय केंद्र ने मिशन वात्सल्य पर एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया। आपको बता दें कि मिशन वात्सल्य योजना सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG के अनुरूप विकास और बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप है। ये बाल अधिकारों के साथ किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण प्रणाली को मजबूत करने पर जोर देती है, जिसका आदर्श वाक्य लीव नो चाइल्ड बिहाइंड है। इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। ये राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ साझेदारी में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू की गई है। किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधान इस योजना के कार्यान्वयन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसे हर साल 4 जून को मनाया जाता है। कथन 2 है इस वर्ष इसकी थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर
न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल 2 कथन ही सही है। हाल ही में भारत समेत दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। 1973 से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी द्वारा यह दिवस मनाया जा रहा है। इसे 1972 में आयोजित मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। यह दिन पर्यावरणीय सार्वजनिक आउटरीच के लिए सबसे बड़ा वैश्विक मंच है और दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा मनाया जाता है। 2023 में इसे कोटे डिआईवर द्वारा होस्ट किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान है, इसलिए कथन 2 सही है। यह थीम #बीट प्लास्टिक पोल्यूशन कैंपेन के तहत प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर केंद्रित होगी। इस प्रकार विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ टाइगर रिजर्व है, दूसरी तरफ राज्य है। पहला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, उसके सामने तमिलनाडु दिया हुआ है। दूसरा है पन्ना टाइगर रिजर्व, जिसके सामने मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। और तीसरा है पेरियार टाइगर रिजर्व, जिसके सामने केरल लिखा हुआ है। और आखिरी और चौथा है श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, जिसके सामने आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल 3 युग्म सुमेलित हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। हाल ही में तमिलनाडु वन विभाग ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में हाथियों की गणना शुरू की है। बता दें कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के इरोड जिले में पूर्वी घाट में एक संरक्षित क्षेत्र और टाइगर रिजर्व है, इसलिए युग्म 1 सुमेलित है। प्रश्न में दिए गए अन्य रिजर्वों की बात करें तो पन्ना टाइगर रिजर्व उत्तरी मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ी में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ आवास है, इसलिए युग्म 2 सुमेलित है। वहीं पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में केरल तमिलनाडु सीमा के पास स्थित है, इसलिए युग्म 3 सुमेलित है। जबकि श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है, जो राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व है, इसलिए युग्म 4 सुमेलित नहीं है। इस प्रकार केवल 3 युग्म ही सुमेलित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी केवल 3 युग्म ही सुमेलित है। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर एक बहुमिशन हेलीकॉप्टर के उतरने के बाद भारतीय नौसेना ने एक और अनूठी उपलब्धि हासिल की। उपरोक्त बयान में किस हेलीकॉप्टर की बात की गई है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है MS-60 रोमियो, SS-3 सी किंग, कॉमो KA-31 या फिर HAL चेतक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, MS-60 रोमियो। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात को समझते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर MS-60 रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर को सफलतापूर्वक उतारा, इसलिए विकल्प ए सही है। बता दें कि MS-60 रोमियो सभी मौसम में चलने वाला एक हेलीकॉप्टर है, जिसे अत्याधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर के साथ कई मिशनों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे अमेरिकी रक्षा प्रमुख लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित किया गया है। यह हेलीकॉप्टर एक बहुमुखी प्लेटफॉर्म है जो अपनी असाधारण निगरानी, नौवहन रोधी और खोज एवं बचाव क्षमताओं के लिए जाना जाता है। यह हेलीकॉप्टर विशिष्ट कार्य कर सकता है और इसमें एक एकीकृत आत्मरक्षा प्रणाली है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, MS-60 रोमियो। चलिए अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है हाल ही में NHPC लिमिटेड ने फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी 480 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट है के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये परियोजना किस देश में लागू होने जा रही है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।